हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक है कक्षा 10th क्लास का चैप्टर एक प्रकाश के परावर्तन का अवतल यानी कि आपतन तल किसे कहते हैं। क्या है आपतन तल किसे कहते हैं। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, आपतन तल यानी कि प्रश्न क्या है, आपतन तल। ठीक है, तो देखिए, परावर्तित किरण, आपतित किरण और आपतन बिंदु के एक ही तल पर होने वाले अभिलंब को, यानी कि परावर्तित किरण, आपतित किरण और आपतन बिंदु के एक ही तल पर होने वाले अभिलंब को हम क्या कहते हैं, आपतन तल कहते हैं। समझ में आया जी। जैसे कि इसके पहले प्रकाश का परावर्तन जो हम बताए हुए थे, तो प्रकाश के परावर्तन में आपको फिगर बना करके हम दर्शाए हुए थे। यह कौन सा दर्पण है, यह आपको बताया था ना, समतल दर्पण। यानी कि यह आपका समतल दर्पण था और इसमें किरण दिखाए हुए थे जी, दिखाए थे ना। तो इसमें यह आपका आपतित किरण था। कौन था, आपतित किरण। और हई इधर से आ गया तो यह क्या हो गया आपका, परावर्तित किरण। क्या हो गया, परावर्तित किरण। समझ में आ रहा है। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, आप परावर्तित किरण, आपतित किरण और आपतन बिंदु, हई जो बिंदु हो गया क्या हो गया, यह आपका आपतन बिंदु हो गया। कौन हो गया, यह आपतन बिंदु हो गया, जिसको शून्य यानी कि ओ से हम इसको संकेतित करते हैं। क्या कहते हैं, ओ से संकेत करते हैं। समझ में आ रहा है वो। तो परावर्तित किरण, आपतित किरण और आपतन बिंदु एक ही तल पर होने वाले अभिलंब को आपतन तल कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन तल कहते हैं। यानी कि इसे कहने का मतलब, परावर्तित किरण है आपका परावर्तित किरण हो गया जी, आपतित किरण है आपका आपतित किरण हो गया, और आपतन बिंदु है आपका आपतन बिंदु हो गया जी, हो गया ना। तो आपतन बिंदु के एक ही तल पर, यानी कि हई एक तल हो गया, और एक ही तल पर जो होने वाला अभिलंब है, अभिलंब को हमेशा टूटी हुई रेखाओं द्वारा दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं, टूटी हुई रेखाओं द्वारा दर्शाते हैं। तो अभिलंब को क्या कहते हैं, आपतन तल कहते हैं। तल मतलब एक मतलब कि धरातल होता है, जैसे कि एक सपोज डेट स्थान होता है। क्या होता है, एक स्थान होता है, यानी कि तल मतलब भाग होता है। तो देखिए, आप परावर्तित किरण, आपतित किरण और आपतन बिंदु के एक ही तल पर होने वाले अभिलंब को आपतन तल कहते हैं। है समझ में। अगला है आपका, देखिए एक नोट में है, वास्तविक किरण, वास्तविक किरण तथा वस्तुओं को पूरी रेखाओं से और आभासी किरणों को, आभासी किरण या प्रतिबिंब मतलब छाया। आभासी मतलब क्या होता है, यानी कि जो कि पिछले वीडियो में बताए हुए थे आपको कि आभासी का मतलब होता है या काल्पनिक, जो वास्तव में नहीं हो। क्या, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि वास्तविक किरण आपका निश्चित है कि यह वास्तविक है, यानी कि वास्तव में मिलती है, वास्तव में बन रही है। आया समझ में। तो देखिए, वास्तविक किरण, यह आपको नोट में हम दर्शा दिए हैं कि वास्तविक किरण तथा वस्तुओं को पूरी रेखाओं से, अगर कोई वस्तु होगा तो यह दर्शा देंगे ना। यह तो दिख रहा है ना कि हम वस्तु है। क्या, कोई भी वस्तु अगर यहाँ रख दी तो वस्तु दिख गया, तो इसको टूटी हुई रेखा द्वारा नहीं दर्शाएंगे क्या। लेकिन जो आभासी होगा उसको हमेशा टूटी हुई रेखा द्वारा दर्शाएंगे, क्योंकि यह पूरा नहीं है, इसका कोई निश्चित प्रमाण नहीं है, इसलिए इसको हम टूटी हुई रेखाओं द्वारा दर्शाएंगे। जबकि वास्तविक किरण जो होगा उसको एकदम हम सीधी रेखा द्वारा दर्शा देंगे। समझ में आ रहा है। यानी कि वास्तविक मतलब होता है निश्चित, इसमें टूटी हुई नहीं रहता है। यानी कि देखिए, यहाँ वास्तविक किरण तथा वस्तुओं को, यानी कि वास्तविक किरण हो या वास्तविक वस्तु हो, इस सबको हम किसके माध्यम से, यानी कि पूरी रेखा द्वारा, यानी कि हई रेखा जो हो गया क्या हो गया, यानी कि हई रेखा जो हो गया क्या हो गया, पूरी रेखा हो गया, इसमें टूटी हुई तो नहीं है ना। तो इस रेखा द्वारा हम वास्तविक किरण को दर्शाएंगे। जबकि आभासी किरण या काल्पनिक किरण हो, यानी कि आभासी किरण या काल्पनिक किरण को हम हमेशा किसके द्वारा, यानी कि प्रतिबिंब को टूटी हुई रेखा द्वारा, जैसे मानकर चलिए टूटी हुई हो गया, यह तो निश्चित नहीं है ना, यह अविलंब की तरह टूटी हुई रेखा द्वारा दर्शाया जा रहा है, लेकिन वास्तव को हम निश्चित रूप से दर्शाएंगे। आया समझ में जी। अब कोई दिक्कत, अब अच्छे से समझ गया ना जी। तो देखिए, अगला टॉपिक है आपका गोलीय दर्पण पर बने रेखा का संकेत निरूपण। यानी कि गोलीय दर्पण जो इसके पहले वाले वीडियो में बताए हुए थे कि गोलीय दर्पण जो देखिए यहाँ
यानी कि आपका गोलीय दर्पण हो गया, हो गया ना। तो गोलीय दर्पण को आप देखे हुईगा कि हाई आपका कौन सा दर्पण था, उत्तल दर्पण, और हाई कौन सा दर्पण था, अवतल दर्पण, ठीक है। और इस दोनों को यानी कि बीच वाला भाग आपका क्या हो गया, सी हो गया, केंद्र हो गया ना। और ये आपका प्रधान अक्ष हो गया, और ये आपका ध्रुव हो गया, क्या हो गया, ध्रुव हो गया, जिसको पी से यानी कि पोल लिखते हैं, पोल लिखते हैं ना। तो आपको हम समझाए हुए थे कि यह सबका संकेत, पीछे वाले वीडियो में हम इसका फिगर के साथ, इसकी परिभाषा के साथ हम बताए हुए थे, बताए थे ना यानी पिछले क्लास में। लेकिन आज हम सिर्फ इसके संकेत को दर्शा रहे हैं कि कहाँ पे हम किसका यूज करते हैं, है समझ में। तो देखिए यहाँ दर्पण का ध्रुव हमेशा पी से संकेत करता है, यानी कि दर्पण के ध्रुव को पोल अंग्रेजी में कहते हैं, और इसको हमेशा किससे संकेत करते हैं, यानी कि हमेशा सी से संकेत करते हैं, किससे, यानी कि पी से संकेत करते हैं, क्योंकि पोल होता है जी, आया समझ में। उसके बाद है दर्पण का मुख्य अक्ष, इसको हमेशा यानी कि हाई यहाँ पी है और यहाँ सी है ना, तो इसको मुख्य अक्ष कहते हैं या प्रधान अक्ष कहते हैं, क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। तो ये आपका पी हो गया और ये आपका सी हो गया, तो इसको हमेशा किससे, यानी कि पी सी द्वारा हम इसको संकेत करते हैं, है समझ में। जो कि आपको फिगर में यहाँ भी दर्शाया है, इसके पीछे वाले क्लास में भी आपको गोलीय दर्पण में बताए हुए थे, बताए थे ना। तो देखिए दर्पण का जो मुख्य अक्ष होगा, मुख्य अक्ष यानी कि बीच वाला प्रधान अक्ष जो है, ये इसको हमेशा पी सी के द्वारा संकेत करता है समझ में, समझ में आया। उसके बाद है दर्पण का वक्रता केंद्र, यानी कि दर्पण का वक्रता केंद्र मतलब बीच वाले भाग को आपको यहाँ दिखाए थे, जिसको हम सी से निरूपित करते हैं, बताए हुए थे ना। और अभी भी समझ आइए कि दर्पण का वक्रता केंद्र, दर्पण मतलब शीशा, तो यह टोटल आपका शीशा हो गया, और इसका बीच वाला भाग आपका केंद्र हो गया, और इस केंद्र को हम सी से निरूपित करते हैं, है समझ में। किससे निरूपित करते हैं, सी से निरूपित करते हैं। उसके बाद देखिए मुख्य अक्ष पर रखी वस्तु ए बी है, यानी कि ए और बी आपको हम पहले ही बता चुके हैं, क्या ये आपका ए हो और ये आपका बी है, तो इस पर कोई वस्तु रखिएगा ना जी, कोई भी वस्तु रखिएगा ना, यानी कि आपका वस्तु है जो कि मुख्य अक्ष पर रखा गया है, अभी मुख्य अक्ष है आपका बीच वाला भाग आई, इसी पर ए बी हम वस्तु को रखे हैं, क्या रखे हैं, ए बी वस्तु को हम रखे हैं। समझ में आ गया जी। उसके बाद दर्पण का फोकस, यानी कि जैसे कि पहले आपको बताए हुए थे कि इसके पीछे वाला वीडियो में या पीछे वाले क्लास में जो बताए हुए थे कि फोकस मतलब जो प्रकाश देता है, फोकस मतलब प्रकाश देता है, बताए हुए थे ना। जो कि आपका उत्तल दर्पण हम बनाए हुए थे, बताए थे ना। कौन सा दर्पण है, अवतल या उत्तल, अवतल दर्पण है, और इसमें अंदर से हम प्रकाश डाले थे, एफ हो गया, इसमें अंदर से प्रकाश डाले थे ना, तो यही आपका एफ हो गया, यानी कि यह दर्पण का फोकस हो गया, है समझ में। यह आपका क्या हो गया, दर्पण का फोकस हो गया। तो देखिए उसके बाद मुख्य अक्ष पर बना वस्तु का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का मतलब होता है छाया, यानी कि मानकर चलिए कि आप जो वस्तु बना दिए हैं, यानी कि यह आपका ए वस्तु हो गया, तो इसकी छाया जो बनेगा यह हमेशा ए डैश में बनेगा। इसका प्रमाण है लेकिन इसका प्रमाण नहीं है, यानी कि छाया का छाया आप नहीं बना सकते हैं, लेकिन वास्तविक वस्तु जो होगी ना, तो वस्तु का आप छाया बना सकते हैं। इसलिए ये यानी कि आपका वस्तु हो गया, और ये डैश जो हो गया ये आपका प्रतिबिंब हो गया, समझ में आया। यानी कि ये डैश जो हो गया वह क्या हो गया, आपका प्रतिबिंब हो गया, प्रतिबिंब मतलब छाया हो गया। तो देखिए मुख्य अक्ष पर बना वस्तु का प्रतिबिंब, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, हो गया ना। तो इस मुख्य अक्ष पर बना वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह क्या है, आपका ए डैश और बी डैश से हम निरूपित करते हैं, ऐसा समझ में जी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए उसके बाद है अवतल दर्पण का उपयोग, यानी कि अवतल दर्पण का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, क्या अवतल दर्पण का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो देखिए अवतल दर्पण का उपयोग है तो सबसे पहले हजामती दर्पण में, हजामती का मतलब समझते हैं जी, यानी कि नाई के पास, हजाम के पास आप जाइएगा तो उसके सैलून में जो लगा हुआ जो शीशा होता है वह किस दर्पण का होता है, अवतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। इसकी खासियत यही है कि छोटी छोटी दाढ़ियां भी बड़ी बड़ी दिखती है, क्या समझ में आया जी। इसलिए हजामती दर्पण में यानी कि सैलून में या हजाम के पास जो आपका शीशा होता है वो हमेशा किसका बना रहता है, अवतल दर्पण का बना रहता है, समझ में आया जी।
ताकि छोटी छोटी वस्तुएं बड़ी बड़ी दिखाई दे। क्या तो हजामत के पास जाइएगा तो बाल ही ना दिखाना है, तो छोटी छोटी दाढ़ियां बड़ी बड़ी दिखती है। ठीक है, तो वहाँ पे हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। उसके बाद टॉर्च, वाहन के हेडलाइट में टॉर्च देखें आप लोग, टॉर्च और वाहन का हेडलाइट जो है यानी कि उसमें हम प्रकाश डालते हैं तो छोटी सी वस्तु रहती है, यानी कि छोटा सा इसका भाग होता है ना, यानी कि जो टॉर्च आप जलाते हैं उसका छोटा सा भाग होता है, लेकिन जब प्रकाश को हम डालते हैं तो काफी दूर तक फैल के जाता है ना, काफी दूर तक फैल के जाता है। तो इसका उपयोग हम करते हैं टॉर्च और वाहन के हेडलाइट में करते हैं। जैसे आप बाइक चलाते हैं या कोई भी गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाने के क्रम में जो उसका शीशा का जो जगह बना होता है कम ही होता है ना, ज्यादा तो नहीं होता है ना, यानी कि एकदम छोटा सा जगह होता है लेकिन पूरी प्रकाश पूरी सड़क पर दूर तक दिखता है ना। इसका मुख्य कारण यह है कि अवतल दर्पण जो होता है ना इसमें छोटी वस्तु बड़ी बड़ी दिखाई पड़ती है, ऐसा समझ में। उसके बाद है कान नाक आंख की जांच में, यानी कि कान नाक आंख की जांच मतलब डॉक्टर साहब के पास आप जाइएगा, जो आंख नाक कान वाले जो डॉक्टर होंगे उनके पास अवतल दर्पण का ही उपयोग होता है, क्योंकि इन सभी चीजों में यानी कि नाक आंख तो मतलब कि देखने वाला जगह बहुत कम ही होता है, बाहर से तो दिखता नहीं है ना, लेकिन उसमें अंदर वाले भाग में देखने के लिए भी हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसके अंदर यानी कि मुंह में या नाक में या आंख में दिखने वाली छोटी छोटी कण की वस्तु जो है वो बड़ा बड़ा दिखाई दे, क्या, ताकि उसका ट्रीटमेंट हो जाए। उसके बाद सौर भट्ठी, सौर भट्ठी का मतलब जानते हैं सूर्य से निकलने वाले जो प्रकाश की जो किरण है, जैसे सोलर सेल देखे आपने, सौर सेल देखे हैं जी। तो सौर सेल क्या है, यानी कि आपका सोलर प्लेट का भाग कितना होता है, एकदम कम होता है जी। कम होता है ना, लेकिन उतना ही में सूर्य के प्रकाश को इतना ना अवशोषित कर लेता है कि आपकी बैटरी 2-4 घंटे में चार्ज हो जाती है जी। या घर में लगे उपकरण चलना शुरू हो जाता है। भाग कितना, पूरी जितनी बड़ी सूर्य है उसके अनुसार से तो वो तो नहीं है ना, नहीं है ना, इसलिए यहाँ पे सौर भट्ठी में भी हम किसका प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ऐसा समझ में जी। उसके बाद है उतल दर्पण का उपयोग। अवतल तो समझ गए, कोई दिक्कत इसमें तो नहीं है। तो देखिए उतल दर्पण का उपयोग, स्कूटर देखें आप लोग, यानी कि बाइक की छोटी, क्या तो स्कूटर हो गया, मोटर कार देखें आप लोग जी, देखे ना आप लोग, मोटर कार तथा बस इत्यादि के साइड मिरर, यानी साइड मिरर देखे आप लोग जी, गाड़ियों के बगल में लगा रहा जो शीशा होता है ना, शीशा वो किस चीज का बना होता है, उत्तल का, किसका बना होता है, उत्तल दर्पण का बना होता है, क्योंकि इसमें यही होता है कि छोटी छोटी वस्तु या मतलब कोई भी वस्तु काफी दूर तक दिखाई पड़ती है, यानी कि साइड मिरर में जितनी दूरी तक आप उसका रेंज देखिएगा उतना दूर तक देख सकता है ना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग हमेशा स्कूटर, मोटर कार तथा बस इत्यादि के साइड मिरर में हम इसका उपयोग करते हैं, किस लिए, पीछे देखने के लिए। कहाँ देखने के लिए, पीछे देखने के लिए। कोई दिक्कत समझ में आ गया।